Dear students of academics and competitive exams of English, स्टूडेंट्स आज इस बाइलिंगुअल लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी बेस्ड ऑन ईडियम्स। स्टूडेंट्स, हम इसमें ये समझेंगे कि ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स एग्जामिनेशन में हमें कैसे यूजेज करना है और किस तरह से हमें उसके मीनिंग को समझना है, ईडियम्स के यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। और ईडियम्स स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो। और कई सारे बोर्ड्स में ईडियम्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और बोर्ड के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हो तो स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स याद करना बहुत अहम होता है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो कि वोकेबलरी बेस्ड लेक्चर है, इसी तरह के लेक्चर्स हम आगे बनाते रहेंगे। और प्लीज़ अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए और वोकेबलरी को हमारे साथ लर्न करते जाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये ईडियम्स होते क्या हैं या ईडियम अपने आप में क्या है। स्टूडेंट्स, ये एक एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ विच कांट बी इन्फर्ड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इट अप। इन्फर्ड का मतलब है कि जो जिस्ट है, जो सार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसके दिए गए वर्ड्स के आधार पर नहीं निकाली जा सकती। तो ईडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग हम दिए गए शब्दार्थ पर नहीं निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थ निकालने के लिए अगर हम वर्ड्स की बात करें तो हम आपको बता दें जो वर्ड्स हैं वे कई तरह के मीनिंग रखते हैं। वर्ड मीनिंग आपका सबसे पहला बेसिक मीनिंग है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से ही आपके बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो लगभग 13 टाइप के हैं, जैसे कि आपका वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग, फॉर्मल मीनिंग, इनफॉर्मल मीनिंग, आर्किक मीनिंग, हिस्टोरिक मीनिंग। तो इस तरह से बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो इस तरह से जो ईडियम है वो जैसा शब्द लिखा है वैसा मीनिंग नहीं निकालता, बल्कि ये कैसा मीनिंग निकालता है, ये आप कह सकते हैं कि रस्टिसिज्म, जो आपकी एक रीजन है, जो आपका एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो बोला जाता है, जो वहाँ पर प्रचलित कोई बात है के ऊपर आधारित ये पार्ट होता है। और आप इसको कह सकते हैं अ मैनर ऑफ स्पीकिंग दैट इज़ नेचुरल टू नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज। नेटिव स्पीकर्स का मतलब है जो आपके क्षेत्र में जो कहावत, जो सेइंग चलती है वो किसी घटना या किसी मिथ पर आधारित होती है। जैसे कि हिंदी में अगर आप देखें तो आप समझते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इंग्लिश के एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इंग्लिश तो हम खुद ही पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा आयरन व्हील। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये आयरन व्हील है, इसका मतलब जो आयरन व्हील है, इस आयरन व्हील का मतलब स्टूडेंट्स लोहे की उम्मीद हो सकता है। अगर हम विल को देखें तो विल के कई सारे मीनिंग हैं। विल का मतलब इच्छा भी है, विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इतने सारे जो शाब्दिक अर्थ हमने याद किए हुए थे वो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक नया मीनिंग समझना है, और ये कैसे पता चले कि इसका जो शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर मीनिंग है वो क्या है। स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकल भी चलना है, थोड़ा लर्निंग भी करना है, बिकॉज लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग नॉलेज। केवल अगर आप सोचें कि सारे काम टेक्निकलिटीज से हो जाएंगे तो भी इम्पॉसिबल है, और अगर हम ये सोचें कि सारा कुछ हम याद करके सीख लेंगे स्टूडेंट तो भी ये काम की बात नहीं है। लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जितना रीजनेबल है उसको हमें यूज़ करना है। तो आइए आज हम लर्निंग और रीजनिंग दोनों का यूज़ करते हैं। तो हमने जाना कि ईडियम एक ऐसा रीजनल नेटिव स्पीकर्स का लैंग्वेज है जिसको अगर आप एक शब्द में कहें तो उसे पार्लेंस कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स जिसके एक शब्द में पूरी बात आ सकती है। अगर आप कहेंगे कि ये सेंटेंस सर कि हिज आयरन विल मेड हिम सक्सेसफुल, तो स्टूडेंट ये पार्लेंस बेस्ड सेंटेंस है।
पार्लेंस बेस्ड सेंटेंस का मतलब है कि इसके अंदर जो आयरन विल हमने डाला है ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बोले जाने वाली बात है। स्टूडेंट, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में बोला जाता है उसको हम बोली कहते हैं। बोली डायलेक्ट कहते हैं, ये डायलेक्ट होती है। और स्टूडेंट्स, जब बोली की बात आई तो फिर भाषा क्या होती है? स्टूडेंट्स, भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है, भाषा का एक पूरा अपना लैंग्वेज का साइंस होता है, एक टेक्निकलिटी होती है। जबकि बोली स्लैंग होती है, उसकी कोई ग्रामर नहीं होती, वह क्षेत्र के हिसाब से अपने मीनिंग बदलती रहती है। तो यही वजह है कि जब हम इंडियन राइटर्स को पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी जल्दी समझ आती है। जब हम रशियन राइटर्स को पढ़ते हैं या स्वीडिश राइटर्स को पढ़ते हैं तो वो जो जार्गन यूज़ करते हैं स्टूडेंट, एक नया वर्ड है जार्गन। तो जार्गन का मतलब है डायलेक्ट, और डायलेक्ट का मतलब है रस्टिसिज्म, यानी अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो वो बात यूज़ करते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि हम कई बार नहीं समझ पाते दूसरे क्षेत्र के राइटर की राइटिंग को, इसलिए हमें वाइड जाना होता है भाषा पर अपनी पकड़ बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, तो अब हम समझेंगे पहले तो इन वर्ड्स को कि हमारे सामने एक नया वर्ड आया रस्टिसिज्म। रस्टिसिज्म बना है रस्टिक से, और रस्टिक होता है देहात से संबंधित। इज्म का मतलब होता है वाद, यानी क्षेत्रवाद या देहातवाद, जिस लैंग्वेज के अंदर देहातवाद चलता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे गांव में कोई ये कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंधे की लकड़ी, तो हो सकता है कि वहाँ पर ये प्रचलन चलता हो इस वाली बात को कहने का, वहाँ से कोई कहानी जुड़ी हो, जबकि वह दूसरी जगह पर ना हो। तो इसी वजह से इसको डायलेक्ट से रिलेटेड जोड़ा गया है इडियम्स को। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर एक नया वर्ड हमने लिखा है जो कि देखने में पैटोइस लगता है, बट इसके रियल प्रोनाउंसिएशन है पैटवा। स्टूडेंट्स, ये सब एक ही बात हैं। तो जार्गन क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप। अ कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप, मान लीजिए आप किसी कबीले में जाते हैं या राजस्थान जाते हैं या यूपी में आते हैं, तो वहाँ के लोगों की एक विशेष लैंग्वेज होती है ग्रुप में। ठीक है, तो उसको अब जैसे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो हिंदी के अलग अलग अंदाज आपको देखने में मिलेगा। किसी एक ज़िले में कुछ है तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है। ये है ईडियम्स। स्टूडेंट्स, ये सेइंग में भी आते हैं। सेइंग में पूरी बात की जाती है, जबकि ये कुछ वर्ड्स पर आधारित हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि हम इनको याद कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये जो सारी डिटेल्स हमने आपको बताई हैं, ये डिटेल्स क्लास के बिगिनिंग में बताना बहुत ज़रूरी था, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपके साथ लगातार चलते रहेंगे और आपको वर्कशीट मिलेगी, और वर्कशीट में आपको जो नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल दीजिएगा, और उन ना याद कर पाने वाले जो इडियम्स हैं जो किए नहीं जा रहे हैं उन्हें हमें बताइएगा। हम उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे कि वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं इडियम आयरन विल से। स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है कि इसे याद कैसे करें। स्टूडेंट्स, केवल याद करना ही सब कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है एकेडमिक्स में तो आपको क्वेश्चन आता है यूज़ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर का मतलब ये होता है कि आप इन इडियम्स या फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब जो भी आपको दिया गया है उनको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। और अपने सेंटेंस में यूज़ करने का मतलब है कि आपको अर्थ मीन्स मीनिंग नहीं लिखना, बल्कि उसका यूज़ इस तरह करना है कि उन जो इडियम हैं उनका इडियम्स का मीनिंग आपके सेंटेंसेस में अपने आप क्लियर हो जाए, तो उस पर आपको मार्क मिलते हैं। और स्पेशली यूपी बोर्ड में तो 40 मार्क्स की वोकेबलरी है, जो कि किसी राइटिंग सेक्शन से भी ज़्यादा है, इसलिए ये अहम हो जाता है कि हम इसको तैयार करके चलें, और तैयार करते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक विजयी होंगे। अब हम आयरन विल को याद कैसे करें। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपको एक रीजनिंग लगानी पड़ेगी, हालांकि कई बार ये बेतुकी बात भी होती है लेकिन काम की है। आयरन का मतलब है लोहा। आप कहेंगे सर ये तो आसान था, हो सकता है ये वर्ड आपको आसान लगे, हो सकता है दूसरे को ये मुश्किल लगे, हो सकता है दूसरा आपको मुश्किल लगे, हो सकता है किसी के लिए आसान हो। तो कोई भी चीज़ जो हमें आती है वो आसान है, जो नहीं आती वो मुश्किल है, इसलिए आसान और मुश्किल को डिफ़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये आयरन विल है। तो आयरन का मतलब है लोहा,
और विल का मतलब है डिज़ायर। तो इसका मतलब हो गया ऐसी डिज़ायर जो लोहे वाली हो। तो ऐसी डिज़ायर जो लोहे वाली हो, इन अदर वर्ड्स फर्म डिटर्मिनेशन, मजबूत मजबूत इरादा। ठीक है, मजबूत इरादा। अब हम जनरली आयरन विल को लेकर सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन मजबूत इरादे को लेकर हम हिंदी भी सोचते हैं। मजबूत इरादे को लेकर हम हिंदी भी सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने आयरन विल को याद कर लिया कि ये फर्म डिटर्मिनेशन है। आयरन और विल को जोड़ करके हमने याद कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकते, ये नाउन है। नाउन क्या है? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर काम में आ सके, जो प्लूरल बन सके, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जा सके, वो आपका क्या है? नाउन है। जो इज से पहले काम कर सकता है वो नाउन है। ठीक है, इससे पहले और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि माई बैग इज़ नाइस, तो माई बैग की जगह हो जाएगा माई आयरन विल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आयरन विल इससे पहले शुरू हुआ तो ये नाउन हो गया और ये नाउन है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर ये नाउन है तो कहीं नाउन की जगह पर रखा जाना है। एक तो तरीका ये हुआ स्टूडेंट्स। दूसरा, आपने इसका मीनिंग समझ लिया और मीनिंग समझने के बाद अब आपने एक सेंटेंस बनाया। ये बिगिनिंग में है स्टूडेंट्स, ये काम हमेशा नहीं करना। हिज फर्म डिटर्मिनेशन मेड हिम सक्सेसफुल। हमने जो हिंदी सोची थी उसके मजबूत इरादे ने उसको सफल कर दिया। ठीक है, किसने सफल कर दिया? मजबूत इरादे ने। अब दिस फर्म डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आयरन विल, तो अब आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, हिज आयरन विल मेड हिम सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट्स, जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो इस आयरन विल को अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। आपको ये रेड ग्रीन यूज़ नहीं करने हैं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए और हाईलाइट करने के लिए हमने ये कोशिश की थी। तो आपको समझ में आया? पहले मीनिंग याद करना है, उसको किसी बात से जोड़कर याद करना है, फिर ये देखना है ये नाउन है क्या है, फिर ये देखना है कि नाउन कहाँ आता है, और फिर उसके मीनिंग को पहले नॉर्मल तौर पर यूज़ कर लीजिए। बाद में एग्जामिनेशन में आपको मीनिंग का यूज़ नहीं करना, आपको पर्टिकुलर ये दिए गए वर्ड्स या वर्ड का यूज़ करना है जो ईडियम होगा। तो इस तरह से आपका आ गया हिज आयरन विल मेड हिम सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट्स, आपका ये फुली राइट सेंटेंस है। अब देखते हैं दूसरा स्टूडेंट्स, गिव फॉल्स कलरिंग टू। यहाँ पर हम ये लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए कि ये वर्ब है। गिव, गेव, गिवन। अब ये गिव आपको टेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करना है। अब सबसे पहली बात क्या थी? ओके, कैन यू रिकॉल इट? येस ऑफ कोर्स, मीनिंग याद करना। गिव फॉल्स कलरिंग टू, अब ये याद कैसे रहे? इसका मतलब है टू मिस रिप्रेजेंट। टू मिस रिप्रेजेंट का मतलब है गलत तरीके से पेश करना, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भी आप कह सकते हैं। तो हमारे समाज में यूपी में स्पेशली तोड़ मरोड़ कर पेश करना ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपस में सुना होगा, घर में, परिवार में, समाज में सुना होगा। तो तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है कि स्टोरी में बड़े काम के होते हैं। जब स्टोरी में ऐसे वर्ड आते हैं कि तोड़ मरोड़ कर, अब ये तोड़ और मरोड़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, तो हम इनको पर्टिकुलरली सीधे सीधे वर्ड्स में ट्रांसलेट नहीं करते। तो तोड़ मरोड़ इज इक्वल टू गलत तरीके से, गलत तरीका इज इक्वल टू मिस रिप्रेजेंट। तो अगर आप मिस रिप्रेजेंट करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो मिस रिप्रेजेंट वर्ब पर आएगा, और ये वर्ब क्या हो जाएगी? ही ऑलवेज मिस रिप्रेजेंट्स द डीड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंट्स द डीड्स ऑफ अदर्स। तो अब आपको पता है मिस रिप्रेजेंट्स माने गलत तरीके से पेश करने को आप कहेंगे गिव फॉल्स कलरिंग टू। तो गिव फॉल्स कलरिंग टू को उसी टेंस में जो मिस रिप्रेजेंट्स था वो वर्ब यहाँ आ गई, और वर्ब के साथ ही जितने पार्टिकल्स जुड़े हैं सारे आपने इस जगह पर लिख देने हैं, और फिर द डीड्स ऑफ अदर्स आगे जारी रहेगा। तो गिव का मतलब है देना, फॉल्स का मतलब है झूठा, कलर्स का मतलब है रंग। तो किसी बात को झूठा कलर देना, किसी चीज़ को झूठा कलर देना, वो बात और चीज़ आपकी सेंटेंस में अलग से लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आप कहेंगे कि उसने इस झगड़े को गलत रूप दे दिया, उसने इस बात को गलत रूप दे दिया, उसने इस डिस्कशन को गलत रूप दे दिया। अब ये जो भी कुछ आएगा, जैसे हमने यहाँ डीड्स लिखा है, तो डीड्स हुआ, डिस्कशन हुआ, एक्शन हुआ, स्टोरी हुआ, व्हाटएवर आप यहाँ लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो वो ऑब्जेक्ट टू के बाद आएगा। समझ गए हैं? तो पहले मीनिंग सीखा, फॉल्स कलरिंग। अब फॉल्स कलरिंग को अब याद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही कुरूप लेडी हूँ
और क्रूप लेडी होने के बाद मैं अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहती हूँ तो मैं बहुत सारा मेकअप करूँगी, और बहुत सारा मेकअप करने के बाद मैं जब बाहर आऊँगी तो इसका मतलब है कि मैंने फॉल्स कलरिंग दे दी अपनी रियलिटी को। तो फॉल्स कलरिंग का मतलब है फॉल्स मेकअप। फॉल्स केवल झूठ के लिए नहीं, दिखावे के लिए भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रह जाएगी। आप फॉल्स कलरिंग का मतलब है झूठ पेश करना। तो तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इन इटसेल्फ झूठ पेश करना। तो इस तरह से कितने सारे हिंदी के मीनिंग आपको याद हो गए। इसी को स्टोरीज में स्टूडेंट्स यूज करना आसान होता है। तो यहाँ पर आपने लिखा ही ऑलवेज गिव्स फॉल्स कलरिंग टू द डीड्स ऑफ अदर्स एज ही इज जेलस ऑफ अदर्स। अभी स्टूडेंट्स ये मैंने सेंटेंस यहाँ पूरा मैं कर सकता था, ही ऑलवेज मिस रिप्रेजेंट्स द डीड्स ऑफ अदर्स, लेकिन मैंने आगे और भी लिखा एज ही इज जेलस ऑफ अदर्स। मैंने ऐसा क्यों किया? स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनेशन में आता है यूज द गिवन ईडियम्स इन योर ओन वर्ड्स सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। इन ईडियम्स को अपने वर्ड्स में यूज़ कीजिए ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपको सेंटेंस इस तरह से लिखना है ताकि गिव फॉल्स कलरिंग टू को अच्छी तरह से हम समझ लें कि भाई हाँ वो दूसरों से जेलस है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसने ये किया। तो उसका बैकग्राउंड हमने एज लगाकर आगे बना दिया। तो स्टूडेंट आप एग्जामिनेशन में ये मान लीजिए कि हर फ्रेज़ का एक एक यूज़ एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कर चुके हों, तब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने उस एग्ज़ामिनेशन को सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो क्या है कि आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करना ज़रूरी होगा कि आप अपने मीनिंग को अच्छे से दिखा सकें। इसके बाद स्टूडेंट हमने एक नया एग्जाम्पल लिया है बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब है इजी टास्क या इजी वर्क। अब हम इजी बेड ऑफ रोजेज़ स्टूडेंट्स एक होता है, अगर मैं कहूँ कि आप कांटों पर लेटे हैं तो कांटों का मतलब परेशानी होगी, सीधी सी बात है। तो बेड ऑफ रोजेज़ अगर आपका बिस्तर बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है और उसमें खुशबुएँ हैं तो कितना आनंद आएगा। तो बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब लिटरल मीनिंग जो निकल कर आता है, लिटरल मीन्स जो शाब्दिक सीधा सीधा अर्थ निकल कर आता है वह होता है कि आपका जो बेड है वो फूलों से भरा है, खुशबुओं से भरा है, बिना कष्ट वाला है। तो इक्वल टू ईजी ईजी वर्क या ईजी टास्क। तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं सारा देखूँ तो ये नाउन फ्रेज है, लेकिन इस नाउन में एडजेक्टिव और जुड़ा है ईजी और वर्क, तो कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं कहूँ लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी वर्क, जब हम सेंटेंस बनाएं तो हम उसका सेंटेंस बनाएं जो उसका अर्थ है और उस अर्थ को यहाँ से रिप्लेस कर दें अ बेड ऑफ रोजेज़। लर्निंग इंग्लिश इज़न अ बेड ऑफ रोजेज़। तो आपको पता लग जाएगा, अभी एडजेक्टिव और नाउन दोनों इसके अंदर हैं अ बेड ऑफ रोजेज़ के अंदर। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है नाउन और एडजेक्टिव का। और लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, और आगे आप कुछ और इलस्ट्रेशन इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर इतना लिख दें तो भी चलेगा, बट बेटर होता है कि हम जहाँ तक संभव हो अपने सेंटेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते चलें ताकि एग्ज़ामिनर जो है उसको समझ पाए कि आपकी माइंड में ये बात है कि इसका एक्चुअल सेंस क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इनके साथ जो लेक्चर्स हैं इनके साथ पैरेलल आपकी वर्कशीट्स चलेंगी और वर्कशीट्स आपको सेलेक्टेड इडियम्स की सेंड की जाएंगी। और वे लोग जो हमारे सीधे सीधे से स्टूडेंट्स नहीं हैं वे लोग इन वर्कशीट्स को अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में और अपना नंबर देते हैं तो ये वर्कशीट्स आप तक पहुंचा दी जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक एक वर्कशीट का एक एक सॉल्यूशन आपको धीमे धीमे मिलता रहेगा। अगर आप कहते हैं सर सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन भेज दीजिए तो एकदम से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो जाएगा ऐसा। तो जो हम वर्कशीट देंगे उन वर्कशीट्स के आधार पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा कि सर ये ईडियम नहीं याद हो पा रहा है, इसका कोई यूज़ बता दीजिए, सर ये ईडियम याद नहीं हो पा रहा है, इसका कोई यूज़ बता दीजिए। तो उनको एक पर्टिकुलर लेक्चर में स्टूडेंट्स आपके लिए हम इजीली अवेलेबल होंगे और आप इन ईडियम्स को डेफिनेटली आई होप आप ज़रूर याद कर पाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज से आप ईडियम्स लर्निंग पर जुट जाएंगे और साथ साथ उनके यूजेज भी सीख जाएंगे। इनके यूजेज से आपके एक्सप्लेनेशन, आपके एसेज, आपकी स्टोरी, पूरा राइटिंग सेक्शन कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़
लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स।